हैं 17 महीने और विगत हमारी जो 20 वर्षों से हमारी सरकार है, इसके बीच में 2 बार इन्होंने सरकार बनाया नीतीश जी के साथ। और 17 महीने में ये तेजस्वी जी घूम घूम के कह रहे हैं कि हमने साहब 5 लाख नौकरियां दी। लेकिन मैं, मनोज जी, मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने विगत 5 वर्षों में बिहार के लोगों में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और इस बार के कैबिनेट में बिहार सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार बनते ही हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की मुहैया कराएंगे। ये हमारी प्राथमिकता में, ये हमने कैबिनेट में तय कर दिया है। चूंकि और हमने ये भी कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, 38 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक उद्योग स्थापित करेंगे और उस उद्योग के माध्यम से हम लोगों को रोजगार भी देंगे। आज जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात देखिए, आज बिहार में, बिहार और झारखंड जब अलग होता है बिहार से, तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में देखिए कितने के फर्क है। आज 27,000 करोड़ का झारखंड का बजट है और बिहार का बजट 3.17 लाख करोड़ है। यह दर्शाता है कि बिहार में विकास किस तरीके से हो रहा है। आप उसी पटना की बात करिए, आप पटना से आप गया चले जाइए, आरा चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, कहीं चले जाइए, 1.5 घंटे में आप जा रहे हैं। और जहां तक चूंकि डीजीपी साहब रहे हैं तो क्राइम की बात कर रहे हैं, तो आज बिहार में 2005 के बाद एक भी साहब आप ऐसा क्राइम बता दीजिए दो जो कि संगठनात्मक अपराध होते हो, जो पहले ग्रुपबाजी होती थी, एक भी अपराध नहीं। मनोज जी, मैं कहना चाहता हूं जी। कि आप पटना से आप मोकामा तक रात को 12 बजे चले जाइए, अगर आपके साथ किसी का व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है तो आप मोकामा से रात को 12 बजे लौटकर पटना आ जाइए, आपको कहीं भी कोई अपराधी नहीं मिलेगा। एक भी इस तरह का आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है तो हमारी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में इस तरह के संगठित अपराध खत्म हो चुके हैं। कुछ अपराध निश्चित तौर पे हो रहे हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि अपराध नहीं हो रहा, अपराध हो रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई का अपराध हो रहा है, उसमें भी पकड़े जा रहे हैं और सारी कार्रवाई हो रही है। और 2005 के पहले का जो बिहार था और आज के बिहार में इतना फर्क है कि आज बहन बेटियां जिस तरीके से सड़कों पे जा रही है, और 2005 के पहले 5 बजे शाम के बाद कोई बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकलती थी। और आज जिस तरीके से बिहार, तमाम, आप बार बार बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार में हम लगातार, हमारा प्रयास है, पलायन की बात कर रहे हैं आप, पलायन तो गुजरात में भी गांव के गांव खाली हो गए हैं। कहीं कौन ऐसा प्रदेश है, केरल चले जाइए, वो तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रदेश है, वहां पे पलायन हो रहे हैं, सारे लोग देश छोड़ के भी दूसरे जगह जा रहे हैं। तो ये तो बिहार के लोगों की प्रबुद्धता है, बिहार के लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आप जैसे कह रहे हैं बिहार में पढ़े लिखे की नहीं, आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में चले जाइए, आपको 2 4 5 आईएएस आईपीएस बिहारी जरूर मिलेगा। वो दर्शाता है कि बिहार के लोग कितने प्रबुद्ध हैं और कितने पढ़े लिखे हैं और कितने संस्कारी है। ये किसी को दूसरे को देखिए, पलायन पर, करुणा जी, पलायन पर तो घुमाकर अनंत अमिन सिंह आप ही के ऊपर आ गए। आप भी तमिलनाडु कैडर के रहे हैं, तो बोले साहब आप भी बिहार छोड़ के गए थे तमिलनाडु। बिल्कुल। मनोज जी, जी। बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें की, उन्होंने नौकरी देने का वादा किया। इनके प्रधानमंत्री ने, जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले हर एक साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां हो जाती, और इस पीरियड में कम से कम 22 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। और आपने देखा कि कोरोना काल में कैसे हुआ, और आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी समय है, लेकिन करुणा जी, और इनके नोटबंदी खुद ही बोलते हैं कि ये जुमले करुणा हैं, जी, चुनावी जुमले हैं। करुणा जी, नोटबंदी नोटबंदी को इशू बनाया गया, उसके बाद फिर कोरोना काल में तमाम सारी सरकार की विसंगतियां, असुविधाएं, कमियों को इशू बनाया गया। बावजूद अभी भी लोग एनडीए को चुन रहे हैं, बीजेपी को चुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी को चुन रहे हैं। मनोज जी, इन्होंने केरल के पलायन की बात की। मैं तमिलनाडु में काडर का आईपीएस ऑफिसर रहा हूँ, केरल को अच्छी तरह जानता हूँ। केरल के लोग दिल्ली में रिक्शा चलाने के लिए नहीं जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड करने नहीं जाते हैं, वो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर बिहार के लोग अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आईटी प्रोफेशनल बने, ये बहुत खुशी की बात है। बिहार के लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसका मैं खुद एक उदाहरण हूं, ये बहुत खुशी की बात है। मुझे दुख इस बात का है कि बिहारियों को मजदूरी करने के लिए, बिहार आज एक अनस्किल्ड लेबर का सप्लायर बन गया है डेवलप्ड स्टेट्स को। इस समय भारत में 2 तरह के स्टेट्स हो गए हैं, एक डेवलप्ड स्टेट्स और एक डेवलपिंग स्टेट, और बिहार को एक साजिश के तरह पिछले 20 सालों में गरीब बनाया गया है। यहाँ पर
रोजगार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। जो भी इंडस्ट्री आती है गुजरात में जाती है और महाराष्ट्र में जाती है, दूसरे राज्यों में जाती है, और बिहार के मजदूर वहां जाकर काम करते हैं। हमने देखा है जो पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है डेवलप्ड स्टेट्स में, वो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिहारी मजदूरों पर निर्भर है। और जब इस समय जो त्योहार का भी समय है, इस समय जब छुट्टियां लेकर 1 महीने के लिए बिहारी अपने मजदूर अपने घर आते हैं, तो ये सारे के सारे काम ठप हो जाते हैं। तो अच्छा, एक चीज बताइए करुणा जी, चूंकि पूर्व आईपीएस आप रहे हैं, पूर्व डीजीपी आप रहे हैं, ये जो घटना हुई है हरियाणा की घटना को मैं बिहार से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि चिराग पासवान ने एक चिट्ठी लिखी है। एक ही गठबंधन है, लेकिन ये जो चिट्ठी लिखने का कारण मेरे समझ में नहीं आया कि चिराग पासवान हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, लिखकर उनसे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा। या मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आप ही से पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वहां पर एक आईपीएस ने सुसाइड किया है। चूंकि आप खुद आईपीएस रहे हैं, आप बेहतर तरीके बता सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान का चिट्ठी लिखना, हरियाणा के किसी व्यक्ति ने चिट्ठी नहीं लिखी, वहां के किसी नेता ने चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन चिराग पासवान चिट्ठी लिख रहे हैं, वो समझ में नहीं आया। क्या ये बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश है? ये बीजेपी के अंदर का अंतर विरोध है। बीजेपी की जो राजनीति है वो पूरी दलित, वंचित, पिछड़ों और अति पिछड़ों के खिलाफ है। ये इनकी जो सोच है वो आरएसएस की गोलवर्गर की बंच ऑफ थॉट्स वाली सोच है। इनको संविधान में विश्वास नहीं है, और इसीलिए ये दलित अधिकारी वाई पूरन सिंह, जो एक एडीजी रैंक के अधिकारी थे, जिनकी पत्नी आईएएस अधिकारी हैं, इनको लगातार प्रताड़ित किया गया, जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया। और इसी कारण से इन्होंने 18 पेज लंबा एक सुसाइड नोट लिखकर उसमें सुसाइड किया है। और उनकी पत्नी ने मांग किया है कि सारे अधिकारियों के खिलाफ जिन लोगों का नाम उन्होंने लिया है वो लिया जाए। तो चिराग पासवान बीजेपी में है, लेकिन उनको अपने जनाधार की चिंता है। तो चिराग पासवान जो है वो हमेशा से वो 2 नावों में चलते हैं। उनको केंद्र में मंत्री रहना भी पसंद है और बिहार में दलित का नेता बनना भी पसंद है। तो आप अगर गंभीर हैं तो केंद्र में हैं तो आप प्रधानमंत्री से मांग कीजिए कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप दबाव अगर सही में डालना है तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, उन और दलितों के साथ खड़े होते हुए दिखिए। अमित जी, लेकिन वो ऐसा नहीं अमित जी, करेंगे। वाकई ये चिराग पासवान की दलितों को लेकर चिंता है, या सीट बंटवारे की उलझन के पहले चिट्ठी लिखकर, हरियाणा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश? चिराग पासवान ने बार दबाव बनाने की कोशिश की है, और उन्होंने पहले भी कहा कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और वो भी दबाव की थी। और कितने भी मुद्दे पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान हमेशा आमने सामने रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देते रहे हैं। तो ये उनका चरित्र है। देखिए मनोज जी, डीजीपी साहब ने, पूर्व डीजीपी साहब ने बहुत सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप बिहार के विषय में जानते हैं, बिहार से आते हैं, तो आप ये बताइए, जी कृष्णैया की हत्या बिहार में होती है, कौन थे? दलित थे। किसकी सरकार में होती है? उसके चंपा विश्वास कांड किसके शासन में होता है? हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में ऐसा केस नहीं हुआ होगा चंपा विश्वास कांड जो कि बिहार में आरजेडी की सरकार में हुआ। उसके बाद अजय कुमार आईपीएस थे, क्यों बिहार छोड़ देते हैं? क्यों नौकरी छोड़ देते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपकी गठबंधन की सरकार होती है और लालू यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं, जिनके वजह से उनको वीआरएस लेना पड़ता है, जो कर्नाटका से आकर बिहार में आईपीएस की नौकरी कर रहे होते हैं। चूंकि आप आईपीएस इसलिए मैं बात कर रहा हूं। और जहां तक आपने मनोज जी कहने का जी प्लीज। ये अजय कुमार, डॉक्टर अजय की बात कर रहे हैं, वो हमारे सीनियर भी हैं और हमारे अच्छे मित्र भी हैं, और कांग्रेस के बड़े ही शीर्ष नेता भी हैं। अभी कुछ दिन पहले तक उड़ीसा के प्रभारी भी रहे थे, और अभी पिछली बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा था जमशेदपुर से। तो वो उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ते हैं, और छोड़ के उन्होंने टाटा सन्स को ज्वाइन किया था, और बाद में फिर वो सक्रिय राजनीति में आ गए थे। वो अलग बात है। और जैसा कि हमने कहा कि आप
हमेशा नहीं से नहीं, घी किस नैया साहब पे इतिहास की बोल दिया, बात मत चंपा कीजिए। विश्वास पे भी आप बोल आप दीजिए। पिछले 20 साल में आप सृजन घोटाले की बात क्यों नहीं करते हैं? आप मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में